गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के। जो आप जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली पुलिस के, तो उसी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और आज हम करने वाले हैं 15 नवंबर 2023 का एग्ज़ाम पेपर, जिसमें आज हम अपनी क्लास में जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के रेफरेंस पर हम अपने क्वेश्चंस को कुछ अपडेट करेंगे और नए फैक्ट को सीखते चलेंगे, और जो सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। तो आप नोट्स बनाते रहना मेरे साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको ये आइडिया करना है इस क्लास से कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कहाँ फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा तैयार करके चलनी हैं, उन पर आपका फोकस रहेगा। तो आज पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसने बात की है एक उपन्यास की, गोदान। तो ये गोदान एक उपन्यास है और ये किसका है ये पूछा है। यानी कि आप देख रहे हैं जीएस में उसने हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि गोदान उपन्यास किस लेखक का है, इसके रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, राइटर कौन है गोदान के? मुंशी प्रेमचंद्र गोदान के लेखक हैं। क्लियर? तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही आपका जीके जीएस का पेपर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का पार्ट होती हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में क्या मिला, ये अगर आप देखें तो 15 नवंबर 2023 का एग्जाम पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही क्या है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे। क्लियर? तो एक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, उनका है ये। और ये जो गोदान उपन्यास है ये 1936 में पब्लिश हुआ था, 1936 में पब्लिश हुआ था। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता दिए गए विकल्पों में से कौन सी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने लिखा है विधायिका, ऑप्शन क्या दिया है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, दूसरा ऑप्शन दिया है गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार, तीसरा ऑप्शन है एक तंत्र, मोनोपोली टाइप का कोई वर्ड यूज किया हिंदी में इन्होंने, और संकीर्ण प्रतिनिधि। ये हिंदी में कितने टफ लग रहे हैं ऑप्शन। तो अब आप देखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपको पहले से पता हो उसके बाद ही वो सही होगी। अगर आप समझदार हैं और आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। इन्होंने कुछ पूछा कि ये पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्या क्वालिटी है। किसके लिए पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता है। तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि यहाँ विधायिका मतलब लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सामंजस्य के साथ काम करते हैं, या गैर जिम्मेदार होते हैं, या एक तंत्र होता है पार्लियामेंट में, या संकीर्ण रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नैरो रिप्रेजेंटेटिव। तो देखना कितने फालतू के तीन ऑप्शन लिखे हुए थे, तो क्या बच गया,
विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में कोऑपरेट करते हुए काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। तो विधायिका और कार्यपालिका के सामंजस्य के बीच काम होता है। जैसे कि मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिएगा, जैसे पार्लियामेंट होती है, आप जानते हैं पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 79 है। पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में 3 पिलर पे बनी हुई है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 बताता है कि नहीं कि हेड ऑफ नेशन आपका हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा। ये आपका इसमें लिखा है, यहां लिखा है आर्टिकल 81 में आपके लोअर हाउस के बारे में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में लिखा है। ये पार्लियामेंट है। अब ये जो लोकसभा है इसकी बात करते हैं। लोकसभा को देखिएगा आप, ये जो लोकसभा होती है इसमें जनता के द्वारा चुने गए सीधे रूप से प्रतिनिधि आते हैं। अब लोकसभा में मान लीजिए एक तो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी जो कि सरकार बनाएगी, और मान लीजिए बाकी अपोजिशन, विपक्ष मान लो, सबको छोटी मोटी पार्टी है, सब दूसरे जैसे आज इंडिया अलायंस है पूरा, उसको एक ग्रुप मान लिया। तो मेजॉरिटी पार्टी वो होती है, जैसे कि आप बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट है, आज के हिसाब से मैक्सिमम 550 सीट हैं, और प्रेजेंट में इन 543 सीटों पर प्रतिनिधि आ रखे हैं जनता के, ये जानकारी होगी आपको। तो इन 543 सीटों का चुनाव हुआ 2024 में इलेक्शन, और उस इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी पार्टी ने जो अगर आप बात करें करंट की, तो एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब मेजॉरिटी पार्टी जो जीत के आई होगी उसके पास कम से कम 273 सीटें या प्लस सीटें होंगी, तब उन्होंने सरकार बनाई। तो 273 सीटें जो हैं ये वो हैं 273 या 273 प्लस सीटें जो मेजॉरिटी पार्टी की हैं। मतलब सरकार जीत के आई है, वो अपने ही मेंबर्स में से कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगी कि नहीं करेगी। तो आप इस चीज को देखिएगा। अब ये जो मेजॉरिटी पार्टी है ये क्या करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी। क्या करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे इसमें से। मेजॉरिटी पार्टी यानी कि 273 प्लस जो लोग हैं इनमें से छट के आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है हेड, पीएम। और इसके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में यह लिखा हुआ है। तो ये जो मंत्री परिषद है इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% मेंबर हो सकते हैं, 50% मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% लोग ही इसमें हो सकते हैं मंत्री परिषद में। अब ये जो मंत्री परिषद है यही एग्जीक्यूटिव है। आप ये सोचेंगे ना ये कार्यपालिका थी क्या, तो कार्यपालिका मंत्री परिषद को कहते हैं, जो कि ये जिनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्टर्स के और वो काम करेंगे। अब तो वही मंत्री परिषद ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हमारी कार्यपालिका है। क्लियर। और मंत्री परिषद कहां से चुन के आएगी, मंत्री परिषद चुन के आएगी मेजॉरिटी पार्टी के सदस्यों में से। जितने सभी मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर चुनाव जीते हैं वो सभी के सभी मंत्री नहीं बनेंगे। कुछ विशेष लोग जो तजुर्बेदार होंगे और पार्टी अध्यक्षों की नजर में उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको वो मंत्री पद देंगे। पहले प्रधानमंत्री चुनेगा, मेजॉरिटी पार्टी अपना लीडर चुनेगी प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर प्रधानमंत्री मंत्री पद अलॉट करेगा पार्टी के अध्यक्षों के साथ मिलकर के कि किसे किसे कौन सा मंत्री पद देना होगा। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव। यहां मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया है। अगर कोई पूछे कि सर कार्यपालिका क्या होती है, तो मैं आपको कार्यपालिका का फॉर्मेट का एग्जाम्पल आप दे पाया कि यहां पर बड़े लेवल पर अगर आप कार्यपालिका देखना चाहते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देख लो।
उसके अलावा जो सब इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, वो सब कार्यपालिका ही हैं। अब आप देखेंगे सर आपने एक नाम और लिया था विधायिका, उसके बारे में भी बताओ। तो ये जो आपकी पार्लियामेंट है, ये जो आपकी पार्लियामेंट है, यही तो लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर। बात समझिए आप लोग, ये लेजिस्लेचर है, इसी को आप क्या कहते हैं, विधायिका। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको यह पता चल जाए कि लेजिस्लेचर विधायिका कौन है, जो लॉ मेकिंग का काम करती है वो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होती है, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। और कार्यपालिका क्या है, एग्जीक्यूटिव्स क्या है, जो मेजॉरिटी पार्टी ने जिन्हें मंत्री पद दिया है वो सब मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे हैं। एक चीज और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन आएंगे। ये देखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसके लिए 2 पॉइंट है, या मैं नया रेफरेंस लेता हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collectively responsible for लोकसभा। लोकसभा के लिए जिम्मेदार है ये मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक दूसरा क्वेश्चन, इंडिविजुअल मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है कि लोकसभा किसके प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के लिए। और कोई मिनिस्टर वो किसके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया, है ना, और मैंने विधायिका के बारे में बताया, पार्लियामेंट के बारे में बताया। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई पॉइंट आपने अगर देखा है तो आप इसको लिख सकते हैं ना। तो एक रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं और जो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है कि नहीं। तो आप इसको देख के चलें। तो देखो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है, लेजिस्लेचर है वो हमारी, जिसे विधायिका कहते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग का काम करती है देश के लिए। और पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, लोकसभा का 81 है और प्रेसिडेंट का 52 है, जिसमें बताया गया है कि हेड ऑफ स्टेट होंगे प्रेसिडेंट। फिर हमने बात करी लोकसभा की, जो लोकसभा है उसमें 550 सीटें हैं मैक्सिमम, अभी जो मैक्सिमम 550 है, और वर्तमान में जो सीटें के लिए इलेक्शन हुआ है वो 543 हैं। लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी जीत के आती है वो सरकार बनाएगी, 273 प्लस सीटें होनी चाहिए, और दूसरा अपोजिशन कहलाता है। तो 273 प्लस जो सीटें जीत के आएंगे उनमें से ही मंत्रिपरिषद को चुना जाएगा, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में बताया था। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर। बाकी ये सब आपने लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला। देखो क्वेश्चन को कैसे कैटेगराइज करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो बात की गई है कि 2 ओलंपिक पदक, जनरली कोई व्यक्ति एक पदक जीतता है देश के लिए, है ना, ये वो एक बार पार्टिसिपेट करता है, हो जाता है। कई बार कुछ 2 तरह से या 2 बार जीत जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो 2 पदक जीते हैं, जीतने वाली, वो भी भारतीय महिला। तो भारतीय महिला जो 2 पदक जीती हो, यहां पदक की कैटेगरी नहीं किया, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो 2 पदक जीतने वाली। ऑप्शन क्या दिए गए यहां आपको, यहां पर ऑप्शन है मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, और साइना नेहवाल। अब देखिएगा इनके रेफरेंस से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा।
अब उन्होंने ये एक ऑप्शन दे दिए हैं कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला मैरी कॉम जो है वो क्या है, वो बॉक्सर है ना, वो बॉक्सर है, बॉक्सिंग करती है ये, ठीक है, बॉक्सर है, मणिपुर से बिलोंग करती थी ये, है ना। कर्णम मलेश्वरी वो पहली महिला है जिन्होंने भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में पहला भारतीय पदक जीता था। किसी महिला ने अगर भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता तो वो कर्णम मलेश्वरी है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनते हैं कि पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताओ जिसने पहला पदक जीता था, तो कर्णम मलेश्वरी। और ये क्या करती थी, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और पीवी सिंधु, जो पीवी सिंधु है ये क्या खेलती हैं, बैडमिंटन, ठीक है, क्या खेलती हैं ये, बैडमिंटन। और ये कहां से बिलोंग करती है, पीवी सिंधु कहां से बिलोंग करती हैं, नहीं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद रीजन से ये, ठीक है जी। तो पीवी सिंधु हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। पीवी सिंधु ने दो बार ओलंपिक पदक जीता है और ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला है, ठीक है जी। इन्होंने 2016 में, एक बार 2016 जो कि आपके रियो ओलंपिक थे, और एक बार 2020 जो कि टोक्यो ओलंपिक थे, ठीक है ना, एक बार टोक्यो में और एक बार रियो ओलंपिक ब्राजील में इन्होंने पदक जीता है, ठीक है। एक बार इन्होंने पहले सिल्वर पदक जीता था, पहले सिल्वर और फिर ब्रॉन्ज, क्लियर। ये सब बातें हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हैं। और अभी क्या है, चेंज हुआ है, एक ही ओलंपिक में ये 2 ओलंपिक में जीती हैं, कह रहे हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसे अब कैटेगराइज करना पड़ेगा आगे, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतना और 2 ओलंपिक में अलग अलग पदक जीतना। तो इन्होंने 16 में और 20 में जीता। अगर नाम आ जाए कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक कितने जीते, तो आंसर लगाएंगे मनु भाकर। क्या नाम लगाएंगे, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या आएगा, मनु भाकर आएगा, याद रहेगा। और वो क्या करती हैं, वो शूटिंग करती हैं, शूटिंग में। तो उन्हें 2024 में 2 पदक मिले हैं, ठीक है जी। तो यहां पे देखो ओलंपिक पदक, ओलंपिक खेल 4-4 साल के अंतर पर होते हैं। लास्ट ओलंपिक कहां हुए थे, पेरिस में। 2024 में कहां ओलंपिक हुए थे, पेरिस में हुए थे। तो ये भी याद रखें, 2024 पेरिस ओलंपिक थे। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ रखी है जो हमने बनाई थी। अब एक रेफरेंस आपका रिवाइज हो रहा है। मान लो कल के दिन को ईयर के साथ आ जाए कि ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, तो आपको पता रहेगा 2016 के ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राज़ील में, है ना। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। फिर 2020 में कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे, है ना। तो 2020 में नहीं हो पाए थे, 21 में हुए थे। और फिर उसके बाद नाम उनका 2020 ही रहेगा। और फिर 2024 में कहाँ हुए, पेरिस में हुए, ठीक है। तो आपको एक आइडिया तो लग गया 16, 20 और 24 का। तो ये एक्स्ट्रा बातें पता होना कई बार मिसलेनियस में आपकी हेल्प कर देता है ना। तो देखो जैसे कि आपको पता चलेगा, साइना नेहवाल ये भी टेनिस खेलती है और रैकेट खेलती हैं, बैडमिंटन, ये भी बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन से है। अब कल के दिन को क्वेश्चन आ जाए, भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें ओलंपिक में पदक मिला। हाँ, जो एक मैंने ओलंपिक की वीडियो बना रखी है जो कि हमारे टीडीसी के क्लासेस के चैनल पर पड़ी हुई है। ओलंपिक जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है उसमें ओलंपिक डिटेल मैंने काफी सारी दे रखी है। पहले पुरुष कौन है, पहली महिला कौन है, कब पदक जीता, कैसे कैसे गेम के स्टार्ट हुआ, सब उसमें हिस्ट्री मेंशन है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चार मीनार का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण
किस राजवंश ने करवाया था? देख रहे हैं, यानी कि मॉन्यूमेंट से भी क्वेश्चन आया है। आपको बस ये पहचानना है कि हाँ आखिरकार हम प्रैक्टिस क्या करें। तो ऑप्शन है चेर, चेर राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य, चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है पांड्या, और यह है कुतुब शाही, कुतुब शाही। बात समझे? तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये चार मीनार है कहाँ। तो चार मीनार जो है ये तो हैदराबाद में है, और हैदराबाद आज तेलंगाना की कैपिटल है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड कि चेर साम्राज्य जो था, देखो अगर आप बात करें संगम लिटरेचर की, संगम साहित्य की, किसकी? हिस्ट्री में संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर से हमें इन सबके चेर, चालुक्य, चेर, पांड्या, चोलास के बारे में पता चलता है। किसके? चेरा, चोला और पांड्या किंगडम के बारे में पता चलता है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये वाला तो एंशिएंट सेक्शन है संगम लिटरेचर। थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक ये संगम साहित्य लिखा गया, और हम इसके बारे में इन चेर, चोल, पांड्यास के बारे में जानते हैं। जो चेरास थे ये आपका इधर केरला में, जो आज के केरला में रूल करते थे, आज के केरला में। जो पांड्यास थे वो एक्सट्रीम साउथ तमिलनाडु में रूल करते थे। पांड्या कहां रूल करते थे? सदर्न तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु में पांड्यास रूल करते थे। और नॉर्थ तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश, यहां थे चोलाज। कौन थे? ये नॉर्थ तो तमिलनाडु हो जाए, साउथ तो नॉर्थ तमिलनाडु हो जाएगा और साउथ आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहां चोला रूल करते थे। तो ये तो एंशिएंट टाइम की स्ट्रक्चर हो गई, ये डायनेस्टी हो गई। तो चेरा नहीं हो सकता, चालुक्य नहीं हो सकता, और पांड्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि चालुक्य राजवंश जो था वो यहां पर कभी रूल करता था। ठीक है, चालुक्य आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन सेकंड का, जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, वही चालुक्य थे। और ये जो क्या बोलते हैं चार मीनार है वो हैदराबाद में यहां पर है। तो भैया तीन ऑप्शन कट गए, कोई हिस्ट्री का भारी क्वेश्चन नहीं था। और कुतुबशाही राजवंश रूल करता था यहाँ हैदराबाद रीजन में, गोलकुंडा रीजन में कुतुबशाही राजवंश रूल करता था, उन्होंने चार मीनार बनवाई है। क्लियर? तो इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं था जिसके लिए टेंशन ली जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुतुबशाही आपका राजवंश है ये 1581 में गोलकुंडा में चलता था। कहाँ? हाँ, तो इसका आंसर तो आपका ये कुतुबशाही राजवंश हो ही गया है। तो कुतुबशाही राजवंश के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये गोलकुंडा में 1518 में स्थापित हुआ था कुतुबशाही राजवंश। कहाँ स्थापित हुआ था? हाँ, गोलकुंडा। जब आपने सुना कि दक्षिण में, मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा मोहम्मद बिन तुगलक, जब दिल्ली सल्तनत का रूल था, दिल्ली सल्तनत के रूल में एक डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से, देखिएगा मैं लिख देता हूं, जब दिल्ली सल्तनत का रूल था, दिल्ली सल्तनत का जब रूल था, ये चला 1206 से 1526, तो इसमें 5 डायनेस्टियों ने रूल किया था। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, जिसे आप गुलाम भी बोल देते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इन तुगलकों में से 3 रूलर थे, जैसे एक गयासुद्दीन तुगलक था, एक मोहम्मद बिन तुगलक था और एक फिरोज शाह तुगलक था। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे
तुगलकों का पतन ऐसा हो गया था कि जैसे वीकनेस हो गई थी, जनता पसंद नहीं करती थी और इसके कुछ डिसीजन गलत हुए थे, तो जो बड़े एरिया पे कंट्रोल था उसका नुकसान पहुंचा बहुत। और एमबीटी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही दक्षिण में 2 नए राजवंशों का उदय हुआ। और वो कहाँ हुआ? वो हुआ इस एरिया में। एक विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में हुआ था, और एक हुआ था आपका बहमनी, बहमनी जो 1347 में हुआ था। बहमनी, कल भी ये क्वेश्चन आया था जब हम पढ़ रहे थे, तो बहमनी राजवंश की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका नाम के 2 भाइयों ने की थी। तो जब बहमनी टूटा था, कुछ टाइम के बाद बहमनी राजवंश 5 डायनेस्टीज में टूट गया था, जिनमें से एक कुतुबशाही राजवंश था गोलकुंडा का। तो उन्होंने, कुतुबशाही राजवंश ने ये 4 मीनार अपना बनवाई थी। तो कुतुब किस डायनेस्टी ने बनवाई है? ये कुतुबशाही राजवंश। तो ये आपको रेफरेंस मिल गया, आइडिया मिल गया। आगे चलेगा। ऐसी कुछ चीजें जो अचानक से रैंडम सामने आ जाए, उनके लिए हम काफी कुछ सीख जाते हैं, अपने सिलेबस से रिलेट कर लेते हैं उनको, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज कहां पड़ी थी। तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, रिलेट करेंगे, उन्हें पता रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वाई आई एम एथीस्ट। तो ये बुक पूछा है, वाई मैं नास्तिक क्यों हूं। इसका मतलब क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं। ये हिंदी में भी वाई आई एम एथीस्ट लिखा था, ठीक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसकी बुक है? तो ये चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की बुक है। एक ऑप्शन, बी ऑप्शन है भगत सिंह, भगत सिंह की बुक है। नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, और डी ऑप्शन है आपका सूर्य सेन। सूर्य सेन का नाम बड़ा फेमस है, इन्हें मास्टर दा के नाम से जानते हैं बंगाल में, मास्टर दा के नाम से इनका। जिस भी कभी ये क्वेश्चन पेपर में आए तो समझ जाना मास्टर दा कौन है। सूर्य सेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वाई आई एम एथीस्ट किसकी बुक है? ये बुक है आपकी भगत सिंह जी की। ये उन्होंने 1930 में लिखी थी, अपने जेल, जब वो जेल में थे। किसकी बुक है? वाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो देखो, ऐसे बुक के रेफरेंस, पुरानी बुक के रेफरेंस भी आपको याद करने हैं। ये मैसेज जा रहा है हमें, है ना, कि पुरानी बुक के। और देखो यहाँ पे ये भी पता चल गया, कल के दिन को ये मैंने अपने पास से आपको लिख के दिया है कि सूर्य सेन की, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि मास्टर दा के नाम से मॉडर्न इंडिया में कौन सा क्रांतिकारी फेमस था? सूर्य सेन। कहां पर? बंगाल में थे ये, है ना, सूर्य सेन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक क्वेश्चन है, योद्धाओं, डांस से क्वेश्चन है, टिपिकल सा स्टेटमेंट, ध्यान से। योद्धाओं की जीत का जश्न, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े, मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित हटा दिया मैंने, किस राज्य में किया जाता है? अब देखो,
ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये दिक्कत कर देगा ना डांस का। अगर हमें स्टेटमेंट और सब चीजें मालूम ना हो तो हम इसके आंसर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन रहेगा आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन रहेगा कर्नाटका, और डी ऑप्शन रहेगा आपका गोवा। ठीक है, तो घोड़े मोदनी नृत्य, बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि घोड़े मोदनी नृत्य जो कि योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, वो किस राज्य का डांस है। तो ऐसा क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपके सामने कोई रेफरेंस आया हो, आपसे किसी ने पूछा हो, आपको हर्ट हुआ हो उसके क्वेश्चन आंसर से, तब आप इसकी बात कर पाएंगे, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये घोड़े मोदनी नृत्य जो है ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा राज्य में होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, गोवा का ये फोक डांस है। क्या है ये? लोक नृत्य है। हाँ, गोवा का घोड़े। अब ये देखो, जब हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो एक माइंड में ज़्यादा टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। तो कि हाँ 10 सेकंड 1 मिनट तक इस क्वेश्चन का डिस्कशन चलता रहा तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है, बुक पढ़ते हुए दिक्कत आती है, आपने पढ़ा आगे बढ़ गए, पढ़ा आगे बढ़ गए, या फिर रट्टा मार रहे, वो हमें दिक्कत करता है। क्योंकि हम 1 घंटे तक बैठे बुक पढ़ रहे थे कि 1 घंटे का स्लॉट लगा के 50 मिनट का स्लॉट लगा के आप पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर वो खिचड़ी सी पक जाती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग चीजें याद नहीं रहती। लेकिन आप जब राइटिंग करते हैं उस चीज की, दोस्त के साथ डिस्कशन करते हैं या क्लास में उसके डिस्कशन को सुनते हैं, तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। अभी आपसे कोई जाके पूछ ले कि घोड़े मोदनी नृत्य गोवा में जो होता है वो किस लिए होता है, तो योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए। अब आपको ये एडिशनल पता रहेगा, है ना। ठीक है, ये गोवा की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। और जैसे गोवा के बारे में मैं आपसे बात करूं, गोवा भारत एक कुछ ऐसे नए नए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि गोवा एक राज्य है भारत का, है ना, वो भारत के कौन से तट पर है? गोवा भारत का एक राज्य है, वो कौन से तट पर है बताइए। तो गोवा जो है वो भारत के या महाराष्ट्र के नीचे है कि नहीं है? तो ये वेस्ट कोस्ट आया कि नहीं आया, बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी तो आपको देना होगा ना कि गोवा किस तट पे है। तो कई बार स्टूडेंट्स को मैप ही याद नहीं होता, मैप याद नहीं होता तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गोवा भारत के पश्चिमी तट पर है कि नहीं, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आता है। क्लियर। मांडवी और ज्वारी नदी यहाँ की फेमस है। कौन सी नदी? मांडवी और ज्वारी नदी गोवा की फेमस है। गोवा जो था वो पुर्तगाली कॉलोनी था। क्या था वो? पुर्तगालियों का ठिकाना था। तो गोवा हमें किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। गोवा पुर्तगालियों से मिला था। और गोवा जो है वो 1987 में मिला है हमें। कब मिला है? तो 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, 25th स्टेट। गोवा को जब हमने राज्य बनाया, पूर्ण राज्य बनाया, तो पहले उससे पहले वो यूटी था। तो ये आपका 1961 में पुर्तगालियों से हमें मिला था। 1961 में पुर्तगालियों से मिला था। उससे पहले ये यूटी रहा, मतलब उसके बाद ये यूटी रहा, और 1987 में जाके इसको हमने भारत का 25वां राज्य बनाया। क्या बनाया? 25वां राज्य। तो देखो, गोवा पुर्तगाली कॉलोनी था, गोवा को राज्य 1987 में बनाया गया। गोवा भारत का बनने वाला 25वां राज्य था। गोवा भारत के वेस्ट कोस्ट पर है। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा की हैं। कौन सी? मांडवी। यहां से ज्योग्राफी का रिलेट हो गया। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा की हैं। अच्छा, दूध सागर वाटरफॉल का नाम सुना होगा आपने, जिसे टूरिस्ट देखते हैं वेस्टर्न घाट के पैदलर जाते हुए, तो वो भी मांडवी नदी पर है। क्लियर। तो ये दूध सागर वाटरफॉल भी कहां है? गोवा में मिलेगा। कहां मिलेगा? गोवा में। तो ये रेफरेंस के लिए गोवा के क्वेश्चन आ गए 8-10, जिससे ज्योग्राफी रिलेट हो रही है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया कि गोवा भारत का कौन सा राज्य था, 25वां, 1987 में बना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, गोवा पुर्तगाली कॉलोनी था, 1961 में हमें मिला था, फिर हमने उसे यूटी बना के रखा, फिर बाद में उसे पूरा राज्य बनाया। ये ज्योग्राफी का हो गया। मांडवी ज्वारी नदी गोवा में है, दूध सागर वाटरफॉल गोवा में है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से कोंकण कोस्ट, आपने कोस्टल रीजन के नाम भी सुने होंगे, तटों के नाम। तो जो गोवा का तट है,
इस पे देखें, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो कोंकण तट है, कोंकण, और कोंकणी भाषा ही तो बोला जाती है गोवा में भी। तो अब जो ये केरल का तट है, ये थोड़ा जैसे बड़ा बन गया रेफरेंस में, तो ये इतना बना लो। फिर ये जो केरल का कोस्टल रीजन है, केरल वाला, इसे क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कहते हैं। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये भी एग्जाम में आते हैं कोस्टल रीजन के नाम। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का, थोड़ा आंध्र प्रदेश का हल्का फुल्का, और बाकी तमिलनाडु के तट को कोस्टल कोरोमंडल तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। ये भी आपके लिए रेफरेंस रहेगा आगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीजों को तैयार करते रहना चाहिए, रिवाइज होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के 12वें प्रधानमंत्री का नाम। अब एक चीज समझ जाइए आप यहां से, भारत के 12वें प्रधानमंत्री का नाम क्या था। अब एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें सारे प्रेसिडेंट के नाम होंगे, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आज तक के सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम होंगे, ठीक है। और ये जब तक आप इनको देखते जाएं, अपने दोस्तों से इनका डिस्कशन करते जाएं, इनके मान लो 4 प्रेसिडेंट के नाम आ जाएं, इनके होने के क्रम में इन्हें लगाइए, प्राइम मिनिस्टर के नाम आ जाए इनके होने के क्रम में इनको लगाइए, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, जैसे कि क्लास में आपको सिखवाया गया होगा, उसके हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। तो अब यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मदद करेंगे। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, बी ऑप्शन है आपका पीवी नरसिम्हा राव, ये वही हैं जिनके टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। इंद्र कुमार गुजराल, और डी ऑप्शन आपका है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज तक देश में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? मोदी जी का नंबर कौन सा है? 16। समझ गए? तो मोदी जी से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी से पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले कौन थे? वो आपको मालूम ही नहीं, इंद्र कुमार गुजराल जी। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी तो ये 1991 वाली सीरीज में थे, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम 1998 का था, इनसे पहले ये इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, ये हमारे 12वें प्रधानमंत्री थे। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सारे प्रधानमंत्री की लिस्ट का, सारे राष्ट्रपति की लिस्ट का, सारे उपराष्ट्रपति की लिस्ट का। कभी भी 4 नाम दे करके आपसे पूछ सकते हैं, इन्हें इनके ऑर्डर में लिखवाइए, तो कल आप इनको प्रिपेयर करके रखेंगे अपने पास एक एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीवी नरसिम्हा राव जी के लेकर के अगर आप देखना चाहें तो इनके टाइम पे तो एलपीजी रिफॉर्म्स